In a Jeter-Marsden experiment, calculate the distance of the closest approach to the nucleus of the Z is equal to 80. When an alpha particle of 8 MeV energy impinges on it before it comes momentarily to rest and reverses its direction, how will the distance of the closest approach be affected when the kinetic energy of the alpha particle is doubled? तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं जीजर मार्शल एक्सपेरिमेंट हो रहा है जिसमें एक न्यूक्लियस है, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर Z है, ठीक है। Z हमको दिया है यहाँ पे 80। Z 80 होने का मतलब ये उसका एटॉमिक नंबर हो गया, मतलब इसमें 80 प्रोटॉन हो गए, ठीक है। जो एटॉमिक नंबर होता है क्या बताता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन को, मतलब उस एटम में के न्यूक्लियस में कितने हो गए? 80 प्रोटॉन हो गए। बच्चों कह रहे हैं कोई अल्फा पार्टिकल यहां से आ रहा है, ठीक है, किसी स्पीड से, और उस अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी यहां पे हमको दिया है 8 MeV। MeV मतलब मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बच्चों जब मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप जूल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? यह आएगा 8 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ये तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल में कन्वर्ट होते समय आता है। अब मिलियन का मतलब बच्चों 10 की पावर 6 भी होता है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा जूल। यानी कि K की वैल्यू हो गई 8 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 13। तो आप ये भी कह सकते हो कि जब MeV को जूल में कन्वर्ट करना हो तो डायरेक्ट 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 13 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ से बच्चों K की वैल्यू आ जाएगी, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये तुम्हारे पास क्या आएगा? 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 13 जूल, ठीक है। ये हमारे पास आ गया K की वैल्यू। बच्चों कह रहे हैं इस काइनेटिक एनर्जी से अल्फा पार्टिकल आ रहा, तो हमको क्लोजेस्ट अप्रोच बतानी है, क्योंकि हमको पता है ना जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल पास आएगा, चूंकि अल्फा पार्टिकल पे भी 2 इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है। अब इस पे भी पॉजिटिव चार्ज, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस पे, तो ये न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल पास आएगा रिपल्सन का फोर्स बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि कूलाम जी ने बताया था ना, 2 चार्ज अगर Q1 और Q2 हैं और उनके बीच की डिस्टेंस r है तो इनके बीच लगने वाला फोर्स होता है KQ1 Q2 अपान r स्क्वायर। Q1 Q2 चार्ज की वैल्यू तो लगभग फिक्स है, क्यों? क्योंकि इसमें Z प्रोटॉन है, तो इसका पे चार्ज कितना होगा? ZE होगा इसके न्यूक्लियस पे। बच्चों लेकिन अपान में है r स्क्वायर, तो जैसे से पास आएगा, r का मतलब 2 चार्ज के बीच की डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। डिस्टेंस कम होती जाएगी तो फोर्स की वैल्यू क्या होती जाएगी बच्चों? इंक्रीज होती जाएगी। उस फोर्स की वजह से अल्फा पार्टिकल की जो स्पीड है वो लगातार घटेगी, क्योंकि उसको एक रिटार्डेशन मिलेगा। क्यों? क्योंकि दोनों प्लस चार्ज है ना, तो इसमें फोर्स कहाँ लगेगा? पीछे तरफ रिपल्सन फोर्स लगेगा, और इसकी वजह से अल्फा पार्टिकल की स्पीड कम होते होते इसके बिल्कुल क्लोजेस्ट आके इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रिटार्डेशन उसको रोक देगा, जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी वजह से जो वेलोसिटी है वो खत्म हो जाएगी इस रिटार्डिंग फोर्स की वजह से, कूलाम्स लॉ से। अच्छा, इसके बाद फिर क्या होगा बच्चों? फिर ये अल्फा पार्टिकल वापस चला जाएगा। तो उन्होंने कहा कि जब वो वापस जाना शुरू हो जाएगा, मतलब ये रिटार्डिंग फोर्स जहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा वहाँ पे उस पर क्या होगा? ये नेट उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, कुछ ऐसा फोर्स लग गया है। तो हमको यही बताना है कि वो कितना करीब जा सकता है, क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होगी, ये और नॉट। तो बच्चों सोचो ना कि जब ये अल्फा पार्टिकल यहाँ पहुँच जाएगा तो ये अल्फा पार्टिकल यहाँ आ जाएगा, इस पे चार्ज कितना है? 2v। तो इन दोनों के बीच एक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। वो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 2 चार्ज के बीच पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? याद करो, अगर Q1 Q2 2 चार्ज है, r डिस्टेंस पर रखे, इनके बीच पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? ये होती है KQ1 Q2 अपान r, जहाँ K की वैल्यू बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 भी लिख देते थे, जहाँ एप्सिलॉन 0 परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस होती है, Q1 Q2 अपान r। तो जब ये चार्ज बिल्कुल करीब आ जाएगा उस समय इनके बीच कौन सी एनर्जी बचेगी? केवल पोटेंशियल एनर्जी। और जब ये चार्ज बहुत दूर था तो उसमें केवल कौन सी थी? काइनेटिक। तब पोटेंशियल क्यों नहीं थी? क्योंकि r की वैल्यू बहुत ज्यादा थी। जब r बहुत ज्यादा होगा तो पोटेंशियल बहुत कम होगा। इसका मतलब मान के चलते जब अल्फा पार्टिकल बहुत दूर था तो वहां पोटेंशियल एनर्जी लगभग 0, और जैसे जैसे वो पास आएगा उसकी काइनेटिक एनर्जी घटेगी,
तो पहले उसमें केवल कौन सी है, काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल। जैसे जैसे पास आया उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हुई तो पोटेंशियल बढ़ने लगी। क्यों? क्योंकि आर की वैल्यू कुछ डेफिनेट आने लगी वहां पे है। और जैसे जैसे पास आता गया आर की वैल्यू कम हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, तो काइनेटिक कम हो रही है, मतलब एनर्जी कंजर्वेशन अभी भी लग रहा है। और जब वो नियरेस्ट पहुंच गया उस एटम के, क्लोजेस्ट पहुंच गया, उस समय उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, 0 हो गई। तो इस सिचुएशन में पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो काइनेटिक के बराबर होगी। जो दूर पे काइनेटिक एनर्जी थी वही पास आने पोटेंशियल हो गई। और ये फार्मूला बच्चों क्या होगा वहां से देखो, ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R। ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी फार्मूला हो गया बच्चों। अब यहाँ पे देखिए, अब हम बेसिक बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि यहाँ तक हमने समझ लिया K की वैल्यू क्या आ जाएगी। तो K की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 की वैल्यू कितनी है, पहला चार्ज कितना है 2e, और Q2 वैल्यू कितनी है बच्चों, Jd अपान उनके बीच की डिस्टेंस। इस डिस्टेंस को हम लोग यहाँ क्या लिख रहे हैं, R0, मतलब क्लोजेस्ट अप्रोच की डिस्टेंस को स्मॉल r0 से लिखते हैं, वो हमने लिख दिया, R0 हो गया। अब बच्चों देखिए हम R0 की वैल्यू निकालते हैं। R0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2ze² अपान k। सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो R0 की वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये क्या आएगी 9 × 10⁹, 2z की वैल्यू 80, e² की वैल्यू 1.6 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर अपान k क्या है, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी कितनी यहाँ पे है, ये है 12.8 × 10⁻⁻13। इसको बच्चों जरा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। जब सॉल्व करोगे देखो क्या आएगा, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। ये हटा दें बच्चों, फार्मूला क्लियर है, हटा रहे हैं। अच्छा बच्चों देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, R0 = इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 18 × 8 क्या आएगा 144, क्या आएगा 144 0 × 10 की पावर कितना बचा देखो 9, और यहाँ -19 का स्क्वायर हो गया तो क्या हो गया -38, तो यानी कि +9 और इंटू 10 की पावर -38 इंटू ये बचा तुम्हारे पास 1.6 का स्क्वायर करोगे 2.56 अपान में आया 12.8 इंटू 10 की पावर -13। तो R0 की वैल्यू आ जाएगी, ये ऊपर जाएगी बच्चों, देखो -13 है, ऊपर जाएगी +13, और +13 और 9 कितना हो गया 22, +13 और 9 22, और 22 -38 हुआ तो 10 की पावर कितना बचा -16, ठीक है। अपान में कितना बचेगा देखो, जरा सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। इसको अगर 16 से कट करेंगे तो क्या आएगा 8 टाइम जाएगा, ये 1.6 से कट करेंगे, और इसको 1.6 से कट करेंगे तो क्या आएगा 1.6 आएगा, ठीक है। 8 से जरा इसको कट कर लो बच्चों, कितना आएगा 1 टाइम, इसको 8 से कट करो तो 8 × 1 = 8, ठीक है, 6 पर 4, 8 × 8 = 64, फिर 0। अब इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा हमको, ये मिलेगा 288। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2.88 इंटू 10 की पावर, पॉइंट इधर किसका तो पावर 2 प्लस में आ जाएगी -16 + 2, यानी कि R0 की वैल्यू आ गई 2.88 इंटू 10 की पावर -14 मीटर। सो द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच विल बी 2.88 इंटू 10 की पावर -14 मीटर। बच्चों आगे इसमें कह रहे हैं कि अगर आने वाली अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को डबल कर दिया जाए तो क्लोजेस्ट अप्रोच कितनी होगी। तो देखो बच्चों, ये क्लोजेस्ट अप्रोच का फार्मूला है, ये है क्लोजेस्ट अप्रोच। अब बच्चों देख रहे हैं हम, ये क्लोजेस्ट अप्रोच की वैल्यू क्या है 1/k पर डिपेंड करती है। क्या हो रहा, R0 डिपेंड करता है 1/k पर। तो अगर बच्चों k को डबल करोगे तो R0 क्या हो जाएगा, देखो अपान में 2 आ जाएगा ना, 2k हो गया तो अपान में 2 आ गया एक्स्ट्रा, यानी कि आधा हो जाएगा। सो इफ k इज डबल्ड देन R0 बिकम्स हाफ, यानी कि फाइनल जो R0 बचेगा
ये R0 अपान 2 बचेगा, R0 आया था 2.88, 10 की पावर -14 अपान में 2, तो ये बचेगा 1.44 इंटू 10 की पावर -14 मीटर। सो द क्लोजेस्ट अप्रोच बिकम्स 1.44 इंटू 10 की पावर -14 मीटर। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।